Hey everyone, this is Siddharth and welcome to my channel Siddharth and UPSC। इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिस्ट्री की क्लास 6 की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का। इससे पहले मैं ज्योग्राफी की क्लास 6 की एनसीईआरटी ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जिसकी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। डू चेक देम आउट। सो हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 1 टाइटल्ड व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पहले तो देखते हैं कि हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ द पास्ट, यानी कि उस समय को और उस समय में होने वाले सभी इवेंट्स को जो कि बीत चुका है उसको स्टडी करना, उसको एनालाइज करना, इसे हिस्ट्री बोलते हैं। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री को उठाकर देखें, यानी कि अगर हम इंडिया के पास्ट को उठाएं, तो हम उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स पढ़ सकते हैं कि पास्ट में लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, उनके घर किस तरह के थे, उनके प्रोफेशंस क्या क्या थे, क्या वो फार्मर्स थे, हंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, मर्चेंट्स थे, एक्सेट्रा। इसके अलावा हम ये भी जान सकते हैं कि ये सब लोग कहाँ पर रहते थे। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप देखें तो हमें दिखती है नर्मदा रिवर, जो कि सेंट्रल इंडिया से पास होती है। लोग इस रिवर के आसपास थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से रह रहे हैं। पास्ट में जो लोग नर्मदा रिवर के अराउंड रहते थे, इनको पानी तो नर्मदा रिवर से मिल जाता था, लेकिन ये खाना कहाँ से अरेंज करते थे? हंटिंग और गैदरिंग की एक्टिविटीज से। हंटिंग मीन्स एनिमल्स का शिकार करना और गैदरिंग मीन्स जो फूड प्लांट्स और ट्रीज से मिलता है, जैसे कि फ्रूट्स, इनको गैदर करना। सो इस रीजन में हंटर्स भी रहते थे जो जानवरों का शिकार करके अपने खाने का अरेंजमेंट करते थे, और साथ ही गैदरर्स भी रहते थे जिनको प्लांट्स और ट्रीज की काफ़ी डिसेंट नॉलेज थी, और उन्हें आइडिया था कि कौन से प्लांट्स और ट्रीज कहाँ पर मिलते हैं और उनसे किस तरह का फूड हमें मिल सकता है, और वहाँ से ये अपने खाने का अरेंजमेंट करते थे। नर्मदा रिवर के अलावा आज के पाकिस्तान में 2 हिल्स की रेंजेस हैं, जिन्हें बोलते हैं सुलेमान रेंज और कीर्थर रेंज। इन दोनों हिल रेंजेस के एरियाज में भी कई हजारों सालों से लोग रह रहे हैं, और इनफैक्ट इस एरिया में 8000 साल पहले लोगों ने पहली बार क्रॉप्स उगाई थी, जिनमें थी वीट और बार्ले। यानी कि इसी एरिया में 8000 साल पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। एग्रीकल्चर के अलावा इस एरिया में एनिमल रियरिंग की एक्टिविटी भी प्रैक्टिस करी जाती थी। एनिमल रियरिंग मीन्स कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना, और इन एनिमल्स को पाला जाता था ताकि उनसे कुछ प्रोडक्ट्स मिल सके, जैसे कि काव से मिल्क या शीप से वूल, एक्सेट्रा। इस एरिया में शीप, गोट और कैटल जैसे एनिमल्स को रियर किया जाता था। एग्रीकल्चर सबसे पहले इन हिल्स के अराउंड डेवलप हुआ, लेकिन धीरे धीरे पूरे इंडिया में जहां पर भी लोग सेटल्ड थे वहां एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड गारो हिल्स के पास एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, और साथ में सेंट्रल इंडिया में नर्मदा रिवर के पास में लोकेटेड विंध्यास हिल्स के अराउंड भी एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। इनफैक्ट राइस की सबसे पहली क्रॉप जहां पर ग्रो करी गई थी वो यही रीजन था। अब एक बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि लोग पास्ट में से 1000, 2000, 3000 साल पहले कहाँ रहना प्रेफर करते होंगे। लोग वहां पर रहना प्रेफर करते थे जहां वाटर की अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि बिना पानी के रहना तो पॉसिबल नहीं है। और पास्ट में इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं था कि जहां पानी नहीं है वहां पर पानी पहुंचाया जा सके थ्रू कैनाल सिस्टम और टैंकर्स, जो कि हमें आज देखने को मिलता है। सो पीपल इन पास्ट प्रेफर्ड टू लिव नियर वाटर सोर्सेस। इसलिए जो मेजर सिटीज डेवलप हुई पास्ट में, उनमें से काफ़ी सारी डेवलप हुई नियर रिवर्स, जैसे कि बनारस, दिल्ली, आगरा, एक्सेट्रा। ये सब सिटीज मेजर रिवर्स के पास में लोकेटेड है। इनफैक्ट जो इंडस रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि झेलम, चेनाब और सतलुज, इन रिवर्स के बैंक्स पर सिटीज फ्लरिश हुई थी अराउंड 4700 ईयर्स अगो, और ये सिटीज पार्ट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इस सिविलाइजेशन की मेजर सिटीज जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो लोकेटेड थी इंडस रिवर के बैंक्स पर। इंडस रिवर के अलावा गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक्स पर भी मेजर रिवर्स एस्टैब्लिश हुई करीब 2500 साल पहले। इनफैक्ट इस रीजन में, यानी कि गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास, ना ही सिर्फ मेजर सिटीज बल्कि बहुत बड़े एम्पायर्स एस्टैब्लिश हुए। इनमें से एक बहुत पावरफुल एम्पायर था मगध एम्पायर, जो कि था आज के बिहार में लोकेटेड। अब ये तो बात हो गई कि पास्ट में लोग सेटल्ड कहाँ पर थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी लोग एक जगह पर सेटल हो गए तो अपनी पूरी लाइफ वहीं स्पेंड कर दी। पास्ट में हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं जहां पर लोग एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रैवल किया करते थे,
अलग अलग रीजंस की वजह से, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स से बचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट ऑफ पीपल नर्मदा रिवर के बैंक्स पर रह रहे थे और रेनी सीजन में नर्मदा ओवरफ्लो हो गई और वहाँ फ्लड्स आ गए। तो अब इन लोगों को वहाँ से हटना पड़ा और एक नई लोकेशन पर जाकर सेटल होना पड़ा। अनदर रीजन कुड बी सर्च फॉर लाइवलीहुड, जैसे कि एक आदमी बनारस के पास लोकेटेड एक विलेज में रहता है और वहाँ पैसे कमाने के बहुत सोर्सेस नहीं हैं, इसलिए अब वो बनारस ट्रैवल करता है और वहाँ सेटल होता है, क्योंकि सिटीज़ में विलेजेस से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है और इसलिए अर्न करने के ज़्यादा सोर्सेज भी होते हैं। एक और रीज़न ट्रैवल करने का है पॉलिटिकल रीज़न, यानी कि जब एक एम्पायर जैसे कि मगध के एम्पायर ने जब बाकी छोटे एम्पायर्स को कॉन्कर करने की कोशिश करी होगी, तब मगध की आर्मी ट्रैवल करती होगी टुवर्ड्स द एनिमी एम्पायर। सो दिस इज अनदर रीजन फॉर ट्रैवल। नेक्स्ट रीजन इज इकोनॉमिक रीजन, जिसमें मर्चेंट्स अपने प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए कई सारी सिटीज में ट्रैवल करते होंगे। एंड वन मोर रीजन इज कई लोग ट्रैवल करते होंगे फॉर द सेक ऑफ ट्रैवलिंग, यानी कि एक स्पिरिट ऑफ एडवेंचर से नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से लोग एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पास्ट में ट्रैवल किया करते थे। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि पास्ट में ट्रैवल करना बहुत आसान नहीं होता था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के मीन्स बहुत कम होते थे। कोई ट्रेन्स, प्लेन्स, बसेस, कार्स नहीं होती थी। सो लोगों का ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता था और ये मुश्किल और भी बढ़ जाती थी ड्यू टू द टेरेन ऑफ इंडिया। इंडिया एक पूरी तरह से प्लेन एरिया नहीं है। इंडिया में माउंटेन्स है, रिवर्स है, डेजर्ट है, प्लाट्यूज है। ट्रैवलर्स को इन सब नेचुरल फीचर्स को क्रॉस करना पड़ता था। सो काफ़ी मुश्किल होती होगी ट्रैवल करने में, लेकिन इससे दो बहुत बड़े बेनिफिट्स हुए। एक तो ये कि कई सारे कल्चर्स आपस में मिक्सअप होने लगे। इंडिया में जितने एम्पायर्स और सिविलाइजेशंस बनी अलग अलग लोकेशंस पर, उनका अपना थोड़ा यूनिक कल्चर होता था। जैसे कि साउथ इंडिया में चोला एम्पायर के अंडर एक अलग कल्चर डेवलप हुआ और वहीं दिल्ली में सल्तनत के अंडर एक अलग तरह का कल्चर। अब अगर एक आदमी जो सपोज साउथ इंडिया में लोकेटेड चोला एम्पायर में रहता था, वो फॉर सम रीज़न दिल्ली आता है और सेटल होता है, सो वो अब अपने साथ में अपना कल्चर भी लेकर आएगा और इससे अलग अलग कल्चर्स आपस में मिक्सअप होंगे और इससे कल्चर इनरिच हुए और कल्चर्स की फर्दर डेवलपमेंट हुई। दिस वॉज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग। दूसरा ये कि ट्रैवलिंग से कल्चर्स शेयर होने के साथ साथ आइडियाज़ भी आपस में शेयर होंगे। जैसे कि गौतम बुद्धा एनलाइटनमेंट अचीव करने के बाद ट्रैवल करते रहे और जहाँ जहाँ ट्रैवल किया वहाँ अपने आइडियाज़ शेयर करते गए। अब लोग ट्रैवल ना ही सिर्फ विद इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट करते थे, बल्कि ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं उन लोगों के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आए थे इंडिया में सेटल होने के लिए। जैसे कि अलेक्जेंडर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया था मैसेडोनिया से। इसके अलावा मुगल्स, टर्क्स, अफगान्स, इवन चाइनीज ट्रैवलर्स जैसे कि फार्सियान भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे। और ये सभी लोग जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आए थे, इनको काफ़ी मेजर नेचुरल बैरियर्स फेस करने पड़े थे, क्योंकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें आज का इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं और ये सब मिलाकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। और ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट चारों तरफ से कवर्ड है माउंटेन से या फिर सी से। नॉर्थ और ईस्ट में हिमालयस है, वेस्ट में हिंदू कुश माउंटेन्स है और साउथ में इंडियन ओशन। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्टेड रहा है इन नेचुरल बैरियर से। और जो भी ट्रैवलर्स बाहर से आ रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनको या तो माउंटेन्स क्रॉस करना पड़ेगा या फिर सी को पार करना पड़ेगा। सो बाहर से आने वाले ट्रैवलर्स ने ये नेचुरल बैरियर्स भी क्रॉस किए इंडिया आने के लिए, और यहाँ आकर जब सेटल हुए तो अपने साथ में अपना खुद का कल्चर और आइडियाज़ लेकर आए, जिसकी वजह से इंडिया का कल्चर और एनरिच या डेवलप हुआ। नेक्स्ट थिंग इज, जो हमारा देश इंडिया है इसके दो नाम हैं, इंडिया और भारत। जो इंडिया नाम है ये आता है इंडस रिवर से, जिसको संस्कृत में सिंधु बोला जाता है। जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ईरान और ग्रीस के रीजन से लोग आए, तब उन्होंने इंडस रिवर को नाम दिया हिंदोस या फिर इंडोस, और इसी इंडोस से ही निकला है इंडस। और साथ में इन्हीं लोगों ने जितना भी लैंड इंडस रिवर के ईस्ट में है उसको नाम दिया इंडिया। सो ऐसे पड़ा था इंडिया का नाम। जो दूसरा नाम है हमारे देश का भारत, ये नाम यूज किया जाता था
उन लोगों के लिए जो रहते थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इन लोगों को मेंशन किया गया है एक रिटन वर्क में जिसका नाम है ऋग्वेदा, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। और ऋग्वेदा संस्कृत में लिखी जाने वाली पहली कॉम्पोजिशन है, यानी कि ऋग्वेदा से पहले संस्कृत में कोई भी रिटन वर्क नहीं लिखा गया। ऋग्वेदा लिखी गई थी 3500 ईयर्स अगो। अब नेक्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर इज कि हम पास्ट के बारे में समझे कैसे। हमें ऐसे सोर्सेस चाहिए जो हमें पास्ट के बारे में बताएं। पास्ट के बारे में जानने के लिए हमारे पास दो मेजर सोर्सेस हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है? ये बेसिकली हैंड रिटन बुक्स हैं जो कि पाम लीफ या बर्च ट्री की बार्क पर लिखी जाती है, क्योंकि उस टाइम तक पेपर की इन्वेंशन नहीं हुई थी। पेपर की इन्वेंशन 200 BC के अराउंड चाइना में हुई थी, और इंडिया में तो पेपर आया था 1400 ईयर्स बाद इन 12th century AD. So these manuscripts in India were written on palm leaves और bark या फिर wood of birch tree, जो कि हिमालयाज में ग्रो होता है। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो कि हमारे पास्ट का एक रिकॉर्ड है, इनमें कई सारे टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि रिलीजन, किंग्स की लाइफ, मेडिसिन, साइंस, पोएम्स, प्लेज एक्सेट्रा। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ टॉपिक्स के बारे में हमें बताती है। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स कई सारी लैंग्वेजेस में लिखी गई थी, जिनमें आती हैं संस्कृत, प्राकृत, तमिल एक्सेट्रा। मैन्युस्क्रिप्ट्स तो बहुत सारी लिखी गई थी, लेकिन विद टाइम काफ़ी मैन्युस्क्रिप्ट्स डिस्ट्रॉय हो गई। कईयों को जला दिया गया और काफ़ी मैन्युस्क्रिप्ट्स को इंसेक्ट्स खा गए। लेकिन कई मैन्युस्क्रिप्ट्स सर्वाइव कर गई क्योंकि इनको काफ़ी अच्छे से टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व करके रखा गया था, और उन्हें पढ़ के पास्ट के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला। मैन्युस्क्रिप्ट्स के अलावा जो एक सेकंड मेजर सोर्स है जो हमें पास्ट के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है, वो है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस बेसिकली वो हार्ड ऑब्जेक्ट्स या सर्फेसेस होते हैं जिनके ऊपर कुछ इंस्क्राइब्ड होता है। इंस्क्राइब करने का मतलब होता है ड्रॉ करना या फिर कार्व आउट करना। इंस्क्रिप्शंस में हार्ड सर्फेसेस जैसे कि स्टोन या मेटल पर चीज़ें इंस्क्राइब करी जाती हैं। इंस्क्रिप्शंस भी मैन्युस्क्रिप्ट्स की तरह ही रिकॉर्ड्स को या इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करने में यूज होते हैं, और साथ ही साथ किंग्स भी अपने ऑर्डर्स पब्लिक तक पहुंचाने के लिए उन्हें इंस्क्राइब करवाते थे स्टोन पर या मेटल पर, और फिर इन स्टोन और मेटल के इंस्क्रिप्शंस को एम्पायर के अलग अलग रीजन्स में स्प्रेड किया जाता था ताकि लोग इन ऑर्डर्स को पढ़ सकें और फॉलो कर सकें। जैसे कि हमें अफगानिस्तान में लोकेटेड कांदाहार के रीजन में किंग अशोका का 2250 साल पुराना इंस्क्रिप्शन मिला। इस इंस्क्रिप्शन में कुछ ऑर्डर्स लिखे हुए थे जो अशोका ने अपनी पब्लिक को फॉलो करने के लिए दिए थे। ये ऑर्डर्स 2 लैंग्वेजेस में इंस्क्राइब करे गए थे, ग्रीक और आरामाइक। कांदाहार ऑल्दो अफगानिस्तान में लोकेटेड है, लेकिन अशोका के टाइम पर यह मौर्यन एम्पायर का पार्ट था, क्योंकि मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग अशोकाज रूल अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ था। अब जो हिस्ट्री या पास्ट है उसको समझने में, उसको इवॉल्व करने में 2 तरह के लोग डील करते हैं। पहले हैं आर्कियोलॉजिस्ट और दूसरे हैं हिस्टोरियंस। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो पास्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि एक जगह पर खुदाई करी और कई हजार साल पहले के टूल्स मिले जिन्हें हमारे एंसेस्टर्स यूज करते होंगे हंटिंग में। तो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे टूल्स को एक्सकवेट करते हैं। एक्सकवेट करने का मतलब कि खुदाई करना, और एक्सकवेशन के बाद जब इन टूल्स की डिस्कवरी होती है तब इनको स्टडी करते हैं और इनको लिंक करने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री से, कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट मिला है ये किस चीज़ से बना हुआ है, स्टोन से, क्ले से, मेटल से, बोन से एक्सेट्रा, या फिर ये कौन सी एरा का होगा, इस ऑब्जेक्ट का यूज़ क्या होगा एक्सेट्रा। और जो हिस्टोरियंस होते हैं ये स्कॉलर्स होते हैं जो पास्ट को स्टडी करते हैं, और पास्ट को स्टडी करने के लिए, यानी कि ये फिगर आउट करने के लिए कि पास्ट कैसा होता होगा, इसके लिए हिस्टोरियंस 3 तरह के सोर्सेस का यूज करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकवेट करके मिले हैं। क्योंकि इन सब सोर्सेस से हिस्ट्री के बारे में नई नई बातें पता चलती हैं, इसलिए इन सब को स्टडी करके हिस्टोरियंस हिस्ट्री का एक बेटर आइडिया प्रेजेंट करते हैं, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अब एक चीज इस बुक में नोटिस करने वाली है, इस बुक का नाम विच इज आवर पास्ट्स। आवर पास्ट नहीं है, प्लूरल फॉर्म में है, आवर पास्ट्स मतलब कई सारे पास्ट।
पास्ट तो एक ही होता है, तो कई सारे पास्ट का क्या मतलब है? ये जो पास्ट वर्ड है इसको पर्पसली प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है और ये पॉइंट करता है टुवर्ड्स डिफरेंट लाइव्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ आवर सोसाइटी। जो किंग्स और क्वींस होते थे उनकी लाइफ्स, उनकी जिंदगी बहुत अलग होती थी उस टाइम के फार्मर्स से। सो उनका पास्ट अलग था फार्मर कम्युनिटी के पास्ट से। ऐसे ही जो मर्चेंट कम्युनिटी होती थी उनका वे ऑफ लिविंग काफ़ी अलग था सोल्जर्स की कम्युनिटी से। सो मर्चेंट कम्युनिटी हैड अ डिफरेंट पास्ट when compared to past of soldiers. So कई सारे पास्ट होना पॉइंट करता है towards diversity of way of living of different groups of the society, and this diversity of way of living includes diversity in culture, tradition, etc. जैसे कि जो सिटीज में मर्चेंट्स होते थे वो फूड के लिए फार्मर्स पर डिपेंड करते थे कि फार्मर्स फूड मार्केट में सेल करेंगे और हम मार्केट से बाय करेंगे। लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो फूड के लिए फार्मर्स पर डिपेंड नहीं करती थी, बल्कि फूड के लिए हंटिंग की एक्टिविटी को प्रैक्टिस करती थी। हर एक ग्रुप ऑफ पीपल का अपना खुद का कल्चर और खुद का ट्रेडिशंस होते थे। हिस्ट्री के बारे में एक और चीज नोटिस करने वाली ये है कि किंग्स, क्वींस, नोबिलिटी एक्सेट्रा के पास्ट के बारे में हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि ये सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन अपनी हिस्ट्री के इवेंट्स का और अपने लाइफस्टाइल का रिकॉर्ड रखता था। जैसे कि किंग्स अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखते थे जहाँ से हमें उनके वे ऑफ लिविंग के बारे में नॉलेज मिलती है। लेकिन जो कॉमन सेक्शन होता है पॉपुलेशन का, जैसे कि फार्मर्स एक्सेट्रा, ये अपनी लाइफ्स का इस तरह से रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे। इसलिए हिस्ट्री में हमारे पास एक ज़्यादा क्लियर आइडिया है अबाउट पीपल इन पावर, और जो कॉमन लोग थे उनके वे ऑफ लिविंग के बारे में थोड़ा कम आइडिया है। अब जो हमारी पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन है उसको ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले पार्ट में वो हिस्ट्री आती है जो थी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले, और दूसरी वो हिस्ट्री है जो कि है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद। अगर हमें कोई भी ईयर को रेफर करना है जो कि था क्राइस्ट के बर्थ से पहले, तो उसके साथ हम लगाते हैं बीसी, विच मीन्स बिफोर क्राइस्ट। और ऐसा कोई ईयर जो क्राइस्ट के बर्थ के बाद आता है उसके साथ हम लगाते हैं एडी, विच मीन्स एनो डोमिनाई। ये 2 लैटिन वर्ड्स हैं जिनका मतलब है ईयर ऑफ द लॉर्ड। बीसी की जगह कई बार बीसीई का यूज किया जाता है जिसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा, और ऐसे ही ईडी की जगह सीई का यूज भी किया जाता है विच मीन्स कॉमन एरा। और एक चीज यहाँ नोटिस करने वाली ये है कि अभी एट प्रेजेंट जो हमारे ईयर्स की डेट्स चल रही हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर में, जिसको हम फॉलो करते हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर में चल रही हैं। यानी कि पिछला साल अगर 2023 था तो ये साल 2024 है, तो एक साल बढ़ गया, 23 के बाद 24 आया। इन डेट्स का असेंडिंग ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से। उनके बर्थ के पहले की जो हिस्ट्री है उसके लिए डिसेंडिंग ऑर्डर यूज किया जाता है, यानी कि 200 बीसी जो ईयर है उसका अगला साल 201 बीसी नहीं बल्कि 199 बीसी होगा, और 199 बीसी का अगला साल होगा 198 बीसी। ऐसा करते करते 0 बीसी तक हम आएंगे, और 0 बीसी में क्राइस्ट का बर्थ हुआ, और फिर हमारा असेंडिंग ऑर्डर शुरू हुआ, यानी कि 1 एडी, फिर 2 एडी, और ऐसा करते करते आज हम हैं 2024 एडी में या फिर 2024 सीई में। जब हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट पास्ट से रिलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस समझने की कोशिश करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसाइफरमेंट। सो डिसाइफरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिटन ऑन द इंस्क्रिप्शंस एंड द मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब किसी मैन्युस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन पर जो लिखा हुआ है वो अगर आपको समझना है तो आपको पहले तो ये जानना पड़ेगा कि उसे लिखने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। स्क्रिप्ट मतलब जो सेट ऑफ लेटर्स हम यूज करते हैं लिखने के लिए। अब जैसे ये 3 एग्जाम्पल्स हैं 3 अलग अलग स्क्रिप्ट्स के। पहले एग्जाम्पल में जो स्क्रिप्ट है ये लैटिन स्क्रिप्ट है, इसमें जो लेटर्स हैं वो लैटिन स्क्रिप्ट के अंडर आते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में जो लेटर्स हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट के हैं, और तीसरे एग्जाम्पल में लेटर्स अरेबिक स्क्रिप्ट के हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस में लिखे गए लेटर्स की स्क्रिप्ट पहचानने या डिसाइफर करने के बाद दूसरी चीज आती है लैंग्वेज डिसाइफर करना। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक स्क्रिप्ट के लिए एक ही लैंग्वेज होगी। जैसे कि ये 2 लाइन्स हैं, आप कैसे हो एंड हाउ आर यू। इन दोनों में लैटिन स्क्रिप्ट के लेटर्स का यूज किया गया है, लेकिन पहले एग्जाम्पल में स्क्रिप्ट तो लैटिन है लेकिन लैंग्वेज हिंदी है, और दूसरे एग्जाम्पल में स्क्रिप्ट लैटिन है और लैंग्वेज इंग्लिश है।
ऐसे ही अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें स्क्रिप्ट देवनागरी है और लैंग्वेज हिंदी है, और इस एग्जाम्पल में स्क्रिप्ट अगेन देवनागरी है लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश है। सो आई होप आपको समझ आया स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस। सो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस पर जो भी लिखा हुआ है, इनमें दो चीज़ें डिसाइफर करने वाली हैं। पहला तो है इनकी स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज करने के बाद इनकी लैंग्वेज। जो ये लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स हैं ये टाइम के साथ इवॉल्व करी हैं, जैसे संस्कृत से हिंदी का इवोल्यूशन हुआ। नाउ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड थी हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी ऑलमोस्ट 4000 to 5000 ईयर्स अगो। इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स मिले जिनको सील्स बोलते हैं। हर सील पर कुछ लेटर्स मेंशन है, लेकिन हम इन लेटर्स को अब तक ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं। हम ना ही इन लेटर्स की स्क्रिप्ट पता कर पाए हैं और ना ही इसकी लैंग्वेज। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट और लैंग्वेज अब तक डिसाइफर नहीं हुई है। जब हम इसकी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज डिसाइफर कर लेंगे तब हमें बहुत कुछ पता चल सकता है अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन एक और महान सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट और लैंग्वेज हम डिसाइफर कर पाए हैं, और ये पॉसिबल हुआ जब हमें इजिप्ट के एक टाउन से एक बड़ा सा पत्थर मिला जिस पर ग्रीक स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, और उसी के नीचे दो इजिप्शियन लैंग्वेजेस में भी सेम चीज़ लिखी हुई थी। अब क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को ग्रीक स्क्रिप्ट और लैंग्वेज आती थी, इसलिए वो समझ पाए कि उस पत्थर पर ग्रीक लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ था, और ये समझने के बाद वो गेस कर पाए कि नीचे लिखे गए इजिप्शियन लैंग्वेजेस के शब्दों का मतलब क्या हो सकता है, और इस तरह से दो इजिप्शियन लैंग्वेजेस को डिसाइफर किया गया। दोनों इजिप्शियन लैंग्वेजेस डिसाइफर होने के कारण हम बहुत कुछ जान पाए इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में। ये पत्थर जिसने इजिप्शियन हिस्ट्री को समझने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया, इसे बोलते हैं रोजेटा स्टोन। सो ये था हिस्ट्री क्लास 6th NCERT के फर्स्ट चैप्टर टाइटल्ड व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का एक्सप्लेनेशन।